हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोपा। अब आप सोच रहे होंगे ये टोपा क्या होता है। टोपा जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, मतलब संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे टोपा। ये एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द जुडिशरी। राजस्थान में ये पेपर आरजेएस के सिलेबस में कवर होता है, इसलिए ये पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये एलएलबी सेकेंड ईयर में थर्ड पेपर में आता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी कठिन है, लेकिन हम उन्हें इजी वे में लर्न करेंगे। लेकिन किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले धाराओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें उन सेक्शंस लर्न नहीं होंगे तो हम उस एक्ट का अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हम सबसे पहले टोपा के इम्पोर्टेंट सेक्शंस को लर्न करते हैं। सबसे पहले आप सभी मेरी तरह एक वाइट पेपर लेके बैठिए ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो सके, और जो चार्ट मैं आपको बनवा रही हूँ उसे आप अपनी दीवार पे लगा दें ताकि वो आप उस सेक्शंस को अच्छे से लर्न कर सकें। ओके, सबसे पहले किसी भी एक्ट में क्या है, दैट मीन्स उसमें कितने सेक्शंस हैं, उसमें कितने चैप्टर हैं, वो कब बना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द जुडिशरी के लिए। जुडिशरी की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशियल एग्जाम्स की, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं दोनों एस्पेक्ट से, चाहे वो एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए हो चाहे वो जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए हो, दोनों के लिए सेक्शंस कवर करूंगी। ओके, देखिए तो टोपा में टोटल सेक्शन है 137। ओके, और इसमें 8 चैप्टर हैं, मीन्स 8 अध्याय हैं। कितने सेक्शन हैं? 137 सेक्शन है और 8 चैप्टर हैं। ये एक्ट जो है वो 17 फरवरी 1882 को बना और 1 जुलाई 1882 को क्या हुआ? पूरे इंडिया में क्या हुआ? अप्लाई हुआ। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट टोटल सेक्शन कितने हैं? 137, 8 चैप्टर हैं। ये एक्ट 17 फरवरी 1882 को बना और 1 जुलाई 1882 से पूरे इंडिया में अप्लाई हो गया। ओके, तो इन चीजों को याद करना आपके लिए जरूरी है, इसलिए इस एक्ट में सबसे पहले आप इनको लर्न कीजिए। देखिए, इस एक्ट को लर्न करने के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। उस डायग्राम के थ्रू आप इन सेक्शंस को इजीली लर्न कर लेंगे। सबसे पहले आप यहां पे लिखिए टोपा 1882। देखिए ये एक्ट पुराना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। दैट मीन्स ये एक्ट बहुत पुराना है और आज भी एज इट इज इसी फॉर्मेट में अप्लाई है। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा हम देखते हैं आईपीसी जो 1860 का है, या फिर हम देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि 1872 का है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि 1872 का है, ईजमेंट एक्ट। ऐसे और भी एक्ट हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ उससे पहले के हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं, जिनको हम आज भी एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हम 2 चैप्टर्स को देखते हैं। इस तरह से आप डायग्राम बनाइए। फर्स्ट में यहां लिखिए प्रारंभिक, जो कि 1 to 4 सेक्शंस हैं यहाँ पे, और ये अध्याय मीन्स चैप्टर है 1। ओके, ये क्या है? प्रिलिमिनरी। सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला जो चैप्टर है 1, उसमें है 1 to 4 सेक्शन। इसे बोला गया है प्रिलिमिनरी, मतलब प्रारंभिक। ओके, सेकंड है
उसमें लिखा है संपत्ति अंतरण से संबंधित सिद्धांत, मीन्स जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू टोपा। ओके, ये बताए गए हैं 5 to 53A सेक्शन। देखो बच्चों, पहले आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है। 1 to 4 में लिखा है प्रारंभिक, और 5 to 53 तक लिखा हुआ है ट्रांसफर प्रॉपर्टी के जनरल प्रिंसिपल सिद्धांत। ओके, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इस पार्ट को हम 2 भागों में बांटेंगे। अभी हमने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े हैं। चैप्टर 1 में तो लिखा है 1 to 4, चैप्टर 2 में है 5 to 53A तक। ओके, अब 5 to 53A को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है जंगम एवं स्थावर संपत्ति के अंतरण से संबंधित सिद्धांत। सेकंड है यहाँ पे स्थावर संपत्ति अंतरण से संबंधित सिद्धांत। इंग्लिश में बोल रही हूँ। फर्स्ट पार्ट है इसका प्रिंसिपल रिलेटिंग टू मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड है प्रिंसिपल रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये इसमें 5 to 37 सेक्शंस मेंशन किए गए हैं, और इसमें 38 to 53A तक सेक्शंस में इसको कवर किया गया है। चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा प्रारंभिक, चैप्टर 2 में हमने देखा प्रिंसिपल। ओके, अब चैप्टर 3 से लेकर के 8 तक हम देखेंगे अंतरण की रीतियाँ। ओके, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे चैप्टर, ऐसे लिखेंगे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। ओके, अब चैप्टर 3 में 54 से 57 तक सेक्शंस कवर किए गए हैं, जिनका टाइटल है सेल, विक्रय। ओके, चैप्टर 4 में सेक्शन 58 से 104 तक कवर किए गए हैं, जिसका टाइटल है मॉर्गेज, दैट मीन्स बंधक। चैप्टर 5 में सेक्शन 105 से 117 तक कवर किए गए हैं, जिनका टाइटल है लीज, मतलब कि पट्टा। चैप्टर 6 में सेक्शन 118 से लेकर के 121 तक कवर किए गए हैं, जिसका टाइटल है एक्सचेंज, मतलब कि विनिमय। चैप्टर 7 में सेक्शन 122 से 129 तक कवर किए गए हैं, जिसका टाइटल है गिफ्ट, मतलब दान। चैप्टर 8 में सेक्शन 130 से लेकर के 137 तक कवर किए गए हैं, जिसका टाइटल है एक्शनेबल क्लेम, मतलब अनुयोज्य दावा। आई थिंक आप सभी ने डायग्राम बना लिया है। अब हम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पे चर्चा करते हैं। इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर LLB एंड RGS ऑल्सो। सबसे पहले सेक्शन 1, तो इसका नाम परिभाषा है, इतना काम का नहीं है। सेक्शन 2 में कुछ काम का नहीं है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 3 है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं सेक्शन 3 में, जैसे कि लिखित क्या होता है, लिखित या फिर अनुप्रमाणित क्या होता है, रजिस्टर्ड क्या होता है, भूबद्ध क्या होता है, अनुयोज्य दावा क्या होता है, नोटिस क्या होता है, सूचना।
सूचना क्या है। ऐसे कुछ डेफिनेशन बताई गई हैं। LLB में इस पे शॉर्ट नोट आता है और RGS में इन परिभाषाओं में से परिभाषा मेंस में पूछी जाती है। अच्छी बात ये है सेक्शन 3 में कोई भी सब क्लोज नहीं है, मींस ABCD या 1 2 3 का यूज़ नहीं हुआ है, डायरेक्ट डेफिनेशन दी गई हैं। तो सेक्शन 3 इम्पॉर्टेंट है परिभाषाओं के लिए और शॉर्ट नोट के लिए। ओके, तो आपको सेक्शन 3 को पढ़ना अच्छे से। इसके बाद में सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में बताया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, कि संपत्ति के अंतरण की परिभाषा क्या है, वो सेक्शन 5 में है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जिस एक्ट को पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है, टोपा, मीन्स संपत्ति अंतरण अधिनियम। अगर आपको इसकी परिभाषा पता नहीं होगी तो आप इस एक्ट को कैसे पढ़ेंगे। तो सेक्शन 5 बताता है कि संपत्ति अंतरण कहते किसको हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 5 इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में सेक्शन 6 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 6 जो है इसमें बताया गया है क्या अंतरित किया जा सकता है, मीन्स व्हाट मे बी ट्रांसफ़र। देखिए सेक्शन तो कह रहा है कुछ और कि क्या अंतरित किया जा सकता है, लेकिन सेक्शन के अंदर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे प्रोविज़न दिए गए हैं A to I, जिसमें बताया गया है क्या अंतरित नहीं हो सकता। मीन्स सेक्शन जो कह रहा है उसके उल्टी बात लिखी हुई है इसके अंदर कि किन किन चीज़ों को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो सेक्शन 6 LLB में भी पूछा जाता है और RGS में भी पूछा जाता है, इसलिए सेक्शन 6 के ये A to I प्रोविजंस को आपको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में सेक्शन 7 में बताया गया है सक्षम व्यक्ति, हु इज़ कॉम्पिटेंट, कि जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है तो उसके लिए कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। तो कॉम्पिटेंट क्या होगा, कौन होगा, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 7 में। प्रश्न नहीं बनता है लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए सेक्शन 7 के बारे में। उसके बाद में सेक्शन 8 आपको पढ़ना है। सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि जो संपत्ति का आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव होगा, ओके, क्या इफ़ेक्ट होगा, उसके बारे में लिखा हुआ कहाँ है, सेक्शन 8 में। उसके बाद में सेक्शन 9 बताता है आपको कि क्या संपत्ति का मौखिक अंतरण हो सकता है, मतलब कि क्या है, क्या ओरल हम संपत्ति का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जनरली यहाँ बताया गया है कि यदि 100 रुपये से कम है, कोई भी संपत्ति का अंतरण ऐसा है जो 100 रुपये से कम है तो हम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे लिखित होना अभिव्यक्त रूप से बताया नहीं गया है वहाँ पे हम संपत्ति को ओरली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो प्रोविज़न कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 9 में। तो अब तक हमने पढ़ा सेक्शन 5 जिसमें बताया गया है संपत्ति अंतरण की परिभाषा। सेक्शन 6 में बताया गया है कि संपत्ति का कौन कौन सी संपत्ति जो है वो अंतरित हो सकती है। 7 में बताया गया है कौन पक्षकार जो है वो सक्षम होंगे। 8 में उसका प्रभाव और 9 में क्या संपत्ति का मौखिक अंतरण हो सकता है। सेक्शन 10 to 12 ये सेक्शंस जो है वो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए, जुडिशियल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, LLB के लिए नहीं है। इसमें बताया गया कि यदि किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र में कोई शर्त लगा दी जाती है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। सेक्शन 10 to 12 आपको पढ़ना है जुडिशरी के हिसाब से। सेक्शन 13 पर LLB में एक पूरा 20 मार्क्स का प्रश्न आता है। इसमें लिखा गया है कि अजात व्यक्ति के फ़ायदे के लिए अंतरण। अब ये अजात क्या होता है, आपके सामने प्रश्न है कि अजात क्या होता है। मीन्स जो पर्सन क्या है, अनबॉर्न है, क्या उसके लिए ट्रांसफ़र हो सकता है प्रॉपर्टी का। जिस व्यक्ति ने अभी जन्म नहीं लिया है, क्या हम उसके लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये बताता है सेक्शन 13। इसी प्रश्न को जो है दूसरी तरह से पूछ सकते हैं, दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम। इस प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है, दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम जो है वो क्या है। तो सेक्शन 13 बताता है इसके बारे में। ओके, एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, ये इसके लिए बुक पढ़नी पड़ेगी आपको। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 14। सेक्शन 14 बहुत इम्पॉर्टेंट है। जुडिशरी में हमेशा
जो भी मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें इसकी परिभाषा पे 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट होके आ चुका है, तो आपको डायरेक्ट में से इसकी परिभाषा एज इट इज़ लर्न होनी चाहिए। साथ ही साथ LLB के स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन 14 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 14 बताता है शाश्वतता के विरुद्ध नियम, मीन्स रूल्स अगेंस्ट परपिचुअलिटी। ओके, तो सेक्शन 14 पर आपको 20 मार्क्स का एक बड़ा प्रश्न मिलता है। ओके, तो सेक्शन 14 को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। सेक्शन 14 के बाद 15, 16 इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर द LLB स्टूडेंट्स। सेक्शन 17 इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए, इस पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेक्शन 17 पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो बताता है संचयन का सिद्धांत, संचयन का निदेश, इसको सिद्धांत भी बोलते हैं। मतलब कि प्रॉपर्टी को अगर आपने कहीं पर संचित किया है तो उसके ऊपर आपने कोई डायरेक्शन दे रखा है, तो उसके बारे में प्रोविज़न जो है वो बताए गए हैं सेक्शन 17 में। इम्पॉर्टेंट है, इस पर 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ सकता है। उसके बाद में है सेक्शन 18। सेक्शन 18 में लिखा हुआ है कि यदि आप लोक फ़ायदे के लिए संपत्ति का शाश्वत अंतरण करते हैं तो वो अंतरण क्या होगा, वैलिड होगा। मतलब कि इनडायरेक्टली ये सेक्शन 18 जो है सेक्शन 14 का क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। हम एक तरफ कह रहे हैं संपत्ति का शाश्वत काल के लिए अंतरण नहीं हो सकता, लेकिन यदि आपने वो संपत्ति का अंतरण लोक के फायदे के लिए किया है तो आप संपत्ति का शाश्वत काल के लिए भी अंतरण कर सकते हैं। तो सेक्शन 18 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस पर प्रश्न नहीं बनता है। उसके बाद में है सेक्शन 19 और 21। ये दोनों सेक्शन मैंने इसलिए साथ साथ लिखे हैं, प्रश्न हमेशा इन दोनों पे आता है। सेक्शन 19 में बताया गया है निहित हित और सेक्शन 21 में बताया गया है समाश्रित हित। 19 मीन्स वेस्टेड इंटरेस्ट और 21 में है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। इन दोनों में पूछते हैं डिफरेंस, अंतर, कि वेस्टेज जो इंटरेस्ट है और जो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 20 मार्क्स का प्रश्न पूछते हैं। साथ ही RGS के मेंस में इस पे प्रश्न बनता है, तो इससे 19 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सेक्शन 26 और 29 ये साथ पढ़ने हैं। 26, 29 साथ इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि इसमें बताया गया है, 26 में बताया गया है पूर्व भाव शर्त के लिए, और सेक्शन 29 में बताया गया है उत्तर भाव्य। मतलब पूर्व भाव मतलब शर्त को पहले पूरी करनी है, उत्तर भाव मतलब बाद में पूरी करनी है। तो 26 और 29 पर आपको पूछते हैं डिफरेंस, अंतर। वो RGS मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही LLB में जो डिफरेंस बनते हैं 10 मार्क्स का प्रश्न यहाँ पे बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 35। जो सेक्शंस मैं बीच में छोड़ रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 35 बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे RGS मेंस में यहाँ पे आपको 6 मार्क्स का प्रश्न मिलेगा। साथ ही साथ LLB में आपको यहाँ पे 20 मार्क्स का प्रश्न मिलेगा डेफिनेटली। रूल ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताया गया सेक्शन 35 में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 41। सेक्शन 41 फिर से बता रही हूँ आपको, RGS मेंस में 41 को सीधे सीधे पूछा जाता है कि दृश्यमान स्वामी से क्या तात्पर्य है। दृश्यमान स्वामी मतलब कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है नहीं लेकिन जो दिखाई देता है, दिखावटी स्वामी से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताया गया सेक्शन 41 में। ओके, तो सेक्शन 41 पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, लेकिन RGS के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही LLB में यहाँ पे शॉर्ट नोट आता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 52। 51 भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन उस पर LLB के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 51 जो है वो RGS मेंस में पूछते हैं। 52 में बताया गया है लंबित वाद। 52 में बताया गया है लंबित वाद कि यदि कोई केस पेंडिंग है तो क्या उस प्रॉपर्टी का हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर कोई, इसे बोलते हैं पेंडिंग सूट, कि कोई अगर कहीं पे प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट है और उस प्रॉपर्टी जो है उसका केस जो है कोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या हम उसको लेकर उस संपत्ति को हम बेच सकते हैं, उसके बारे में जो उसकी स्थिति है बताया गया है सेक्शन 52 में। ओके,
उसके बाद में सेक्शन 53, यहाँ पे आपको 20 मार्क्स का प्रश्न मिलता है मेंस में। मैं वो सेक्शंस मेंशन कर रही हूँ जो आरजीएस मेंस में इंपॉर्टेंट है। 52 के बाद में 53 में बताया गया है कपट पूर्वक अंतरण, कि अगर आपने फ्रॉड से कोई ट्रांसफ़र किया है तो उसका स्टेटस क्या होगा, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 53 में। ओके, तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आरजीएस मेंस में भी प्रश्न पूछते हैं, साथ ही एलएलबी में शॉर्ट नोट आता है इस पर 10 मार्क्स का। उसके बाद में है सेक्शन 53A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आरजीएस मेंस के लिए और आपके एलएलबी में एक शॉर्ट नोट के लिए 10 मार्क्स के लिए। इससे बोलते हैं भागिक पालन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। भागिक पालन मतलब कि जैसे आप किसी भी आपने कोई ट्रांसफ़र किया प्रॉपर्टी को, आप किसी व्यक्ति को, वो उसकी पालना करना चाहता है लेकिन आप नहीं चाहते कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो, तो सामने वाली पार्टी के पास एक ऑप्शन होता है पार्ट परफॉर्मेंस का, तो वो बताया गया है सेक्शन 53A में। इसे बोलते हैं भागिक पालना का सिद्धांत। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, सिंगल क्वेश्चंस देख रहे थे इन सेक्शंस पे। अब क्या है, बंचेस आएंगे। बंचेस मतलब कि सेक्शन 54 से 57 तक बताया गया है सेल के बारे में, विक्रय के बारे में। तो आपका प्रश्न जो है बनेगा 54 पे, 55 पे और 56 पे। 54 में बताया गया है सेल की परिभाषा, 55 में बताया गया है क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व, 56 में बताया गया है क्रमबंधन का सिद्धांत। 56 रिलेट करता है सेक्शन 81 से, वहाँ पे बंधक की स्थिति में, यहाँ पे विक्रय की स्थिति में। ओके, तो 54 पे 56 पे जो प्रश्न बनता है कि उसमें लिखा हुआ है कि विक्रय किसे कहते हैं, विक्रेता और क्रेता के क्या अधिकार और दायित्व हैं, इसके बारे में एलएलबी में प्रश्न बनता है। और आरजीएस मेंस में यहाँ पे 54 में जो डेफिनेशन है वो पूछा जाता है। साथ ही 56 बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंस, तो 56 को आपको एक्ट में से एज इट इज़ लर्न करना है। उसके बाद में सेक्शन 58, मैंने आपको डायग्राम बनाए थे, आपको पता होगा कि 58 से अब क्या शुरू हो गया, मॉर्गेज, बंधक। 58 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है बंधक की परिभाषा। जैसे सेक्शन 54 में क्या थी, विक्रय की परिभाषा, वैसे ही 58 में बताई गई है बंधक की परिभाषा। ओके, इसमें है बंधककर्ता, बंधकदार से क्या तात्पर्य है, बंधक विलेख क्या होता है, उन सब की परिभाषा कहाँ है, 58 में। तो सेक्शन 58 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा जो है कहाँ पूछी जाती है, आरजीएस मेंस में, साथ ही साथ एलएलबी पर यहाँ पे 20 मार्क्स का प्रश्न आता है। इंपॉर्टेंट है कि बंधक किसे कहते हैं, उसके प्रकार बताओ। 58 में साथ में बताया गया है बंधक के प्रकार। बंधक के 6 प्रकार हैं, जैसे सादा बंधक, सशर्त बंधक, अंग्रेजी बंधक, भोग बंधक, विलक्षण बंधक और हक विलेख बंधक। ओके, तो 6 प्रकार जो हैं, कितने बताए गए हैं, 6 प्रकार। वो कहाँ बताए गए हैं, 58 में। उसके बाद आपको सेक्शन जो पढ़ना है वो है 60 में बताया गया है मोचन का सिद्धांत, और 67 में बताया गया है पुरोबंध का सिद्धांत। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। 60 पढ़ना है, 67 पढ़ना है आपको। उसके बाद में आपको पढ़ना है सेक्शन 81। सेक्शन 81 में मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या है, क्रमबंधन का सिद्धांत। ये रिलेट हुआ था, 56 में है विक्रय के बारे में, यहाँ पे बंधक की स्थिति में क्रमबंधन का सिद्धांत। 82 में बताया गया है अंशदान के बारे में, 82 में बताया गया है अंशदान के बारे में। ओके, उसके बाद में 91 इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकते हैं। वो पर्सन कौन कौन होंगे जो कि क्या करा सकते हैं, 60 में मोचन करा सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, 91 में। 92 में इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें बताया गया है प्रत्यास्थापन के बारे में। प्रत्यास्थापन क्या होता है। 93 में बताया गया है आबंधन मीन्स ट्रैकिंग के बारे में। 93 में क्या बताया गया है, 93 में ट्रैकिंग के बारे में मीन्स आबंधन का सिद्धांत। 94, 5, 6 इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट आप आ जाइए 100 पे। 100 बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 इसमें लिखा हुआ है चार्ज, मतलब भार क्या होता है, भार।
देखिए भार को रिलेट कीजिए यहाँ से। प्रश्न पूछा जाता है आपसे बंधक और भार में क्या डिफरेंस है। दोनों की परिभाषा थोड़ी सिमिलर है, एक जैसी है। तो पूछते हैं बंधक और भार में क्या डिफरेंस है, इसलिए 100 में जो उसकी परिभाषा है वो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही डिफरेंस पूछते हैं, तो इसलिए आपको इसको कनेक्ट करके पढ़ना है 58 से। उसके बाद में हमें सेक्शन जो पढ़ना है वो है 105, लीज मतलब पट्टे की परिभाषा। पट्टा क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है, वो कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, 105 में। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको पढ़ना है 106, जिसमें बताया गया है पट्टे की अवधि, टाइम कितना होगा, कितने टाइम के लिए संपत्ति को लीज पे दे सकते हो। 107 में बताया गया है पट्टा कैसे कर सकते हैं। पट्टा कैसे मतलब अगर हम चाहते हैं लीज पे कोई प्रॉपर्टी किसी को देना तो हम कैसे करेंगे, उसका जो प्रोसीजर लिखा है कहाँ है, 107 में। 108 में बताया गया है पट्टेदार और पट्टाकर्ता के अधिकार और दायित्व। ओके, तो आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन सा, 105 पढ़ना है अच्छे से, 108 पढ़ना है। 20 मार्क्स का प्रश्न आता है आपका एलएलबी में, तो आपको 105 और 108 अच्छे से लर्न होना चाहिए। उसके बाद में 111 इम्पॉर्टेंट है आरजीएस मेंस के साथ में आपके एलएलबी के लिए, कि पट्टे का जो पर्यवसान होता है वो कैसे होता है, मतलब डिटर्मिनेशन जो है वो लीज का कैसे होता है, वो कहाँ लिखा हुआ है, 111 में। ओके, उसके बाद में आपको पढ़ना है 116 में है अतिधारण का सिद्धांत, ये आरजीएस मेंस के लिए है। 118 में जैसे डायग्राम में बताया था, अब चेंज हो गया, यहाँ पे क्या है, विनिमय, एक्सचेंज की जो परिभाषा वो कहाँ पे है, 118 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ परिभाषा ही इसके बारे में पूछता है। इस बार आरजीएस मेंस में इस पर परिभाषा पूछी गई थी। उसके बाद में 122 में है डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट, दान की परिभाषा, वो कहाँ है, 122 में। फिर 23 में बताया गया है दान कैसे करेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो 126, इसमें लिखा हुआ है दान का निलंबन या दान का प्रतिसंग्रहण, मीन्स व्हेन गिफ्ट में बी रिवोक, कब गिफ्ट जो है वो रिवोक हो सकती है। मीन्स मैंने संपत्ति को आपको दान में दे दिया, क्या मैं आपसे वो दान की गई संपत्ति वापस ले सकती हूँ, कहाँ लिखा हुआ है, 126 में। उसके बाद में 127 में बताया गया है दुर्भर दान के बारे में। दुर्भर दान की परिभाषा जो है वो कहाँ है, 127 में। उसके बाद में 128 में बताया गया है सर्वस्व आदाता, इन दोनों पे शॉर्ट नोट आता है 10 मार्क्स का। ओके, इसकी परिभाषा दुर्भर दान 127 में है, 128 पे सर्वस्व आदाता है। उसके बाद में एक प्रश्न जो है बनता है 130 से लेकर के 137 तक, वो है एक्शनेबल क्लेम, मतलब अनुयोज्य दावे का अंतरण, अनुयोज्य दावे का अंतरण। ओके, तो ये सब सेक्शंस हमने आज पढ़े। अब आपको क्या करना है, ये सेक्शंस को आप लिखिए, एक वाइट पेपर पे लिखिए और सामने एक्ट में सेक्शन का नाम लिखिए और सीक्वेंस में उन सब सेक्शंस को लिखिए। और फिर आपको क्या करना है, एक वाइट पेज लेना है। वाइट पेज लेने के बाद में आपको सिर्फ नंबर लिखना है, जैसे मैंने नंबरिंग लिख रखी है ना, इस तरह से। फिर क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। कैसे करोगे रिवाइज, सेक्शन 1 में क्या था बच्चों, नाम परिभाषा। सेक्शन 3 में क्या है, डेफिनेशन। सेक्शन 5 में क्या है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन। सेक्शन 6 में क्या बताया गया है, क्या अंतरित किया जा सकता है। सेक्शन 7 में क्या है, सक्षम, कौन सक्षम होगा। 8 में क्या है, उसका प्रभाव, संपत्ति अंतरण का प्रभाव। 9 में क्या है, मौखिक अंतरण। 13 में है, क्या अजात व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण हो सकता है। 14 में है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। 17 में है, संचयन का सिद्धांत। 18 में है, लोक फायदे के लिए संपत्ति को शाश्वत काल के लिए अंतरित किया जा सकता है। 19 और 21 में है, निहित हित और समाश्रित हित। 26, 29 में है, पूर्व भाव शर्त। 29 में है, उत्तर भाव शर्त। 35 में क्या है, रूल ऑफ इलेक्शन।
52 में लिखा हुआ है लंबित वाद। 53 में है कपट पूर्वक अंतरण। 53A में लिखा हुआ है पार्ट परफॉर्मेंस। 54 में है विक्रय की परिभाषा। 55 में है विक्रेता के अधिकार और दायित्व और साथ ही क्रेता के। 56 में है पार्श्विक क्रेता द्वारा क्रमबंधन। 58 में है बंधक की परिभाषा, बंधक विलय की परिभाषा, बंधककर्ता बंधकदार की परिभाषा, साथ ही बंधक के 6 प्रकार। 60 में है मोचन का सिद्धांत। 67 में क्या है पुरोबंध का सिद्धांत। 81 में है क्रम बंधन का सिद्धांत। 82 में क्या है अंशदान का सिद्धांत। 91 में क्या है कि कौन जो है संपत्ति का मोचन करा सकता है। 92 में है प्रत्यास्थापन का सिद्धांत। 93 में है आबंधन का सिद्धांत। 105 में है लीज की डेफिनेशन। 106 में है लीज की अवधि। 107 में है पट्टा जो है वो कैसे करेंगे। 108 में है पट्टेदार और पट्टाकर्ता के अधिकार और दायित्व। 111 में क्या है पट्टे का पर्यावसान। 116 में क्या है अतिधारण का सिद्धांत। 118 में क्या है विनिमय। 122 में क्या है दान की परिभाषा। 126 में क्या है दान का प्रतिसंग्रहण। 127 में है दुर्भर दान। 128 में क्या है सर्वस्व आदाता। 130 से 37 तक क्या है अनियोज्य दावे का अंतरण। इस तरह से अगर आप सेक्शंस लर्न करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे दीवार पर इस तरह के नोट्स चिपकाएंगे, डेफिनेटली आपको टीपी एक्ट बहुत इजी लगेगा, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। इसलिए आप इस तरह से याद कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में टोपा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसलिए मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए। ओके, थैंक यू।